और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, और एक के अंदर करंट I1 है और दूसरे अंदर करंट I2 जो है वो फ्लो कर रहा है। हमको एक बात ये याद रखनी है कि अगर दोनों वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सेम फोर्स से, और अगर दोनों तारों के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेम फोर्स से। यानी कि दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जो भी करेंगे, जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल और ऑपोजिट होगा, चाहे इनमें करंट इक्वल हो या ना हो। यानी कि फोर्स का जो रेशियो रहेगा वो हर बार 1:1 ही रहेगा, भले ही करंट का जो रेशियो रहे वो 1:1 हो या 1:1 के इक्वल ना हो। अब ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि जब दो वायर्स के बीच में करंट हम फ्लो कराते हैं, तो ये मान लो पहला वायर है, इसमें आपने I1 करंट फ्लो कराया, तो ये वायर जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा होगा तो किसी भी करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है। ये हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? BIL। मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या था? BIL। तो इसीलिए जब आप दो करंट कैरिंग वायर्स को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो दोनों वायर अपनी अपनी फील्ड बनाते हैं। तो जो I1 करंट कैरिंग वाला वायर है उसकी जो फील्ड है उसको मैंने नाम दे दिया B1, और जो I2 करंट कैरिंग वायर है उसकी जो फील्ड है उसको मैंने नाम दे दिया B2। अब दोनों वायर एक दूसरे की जब फील्ड में आ जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि फोर्स तो लगेगा ये वाला। अब कब अट्रैक्ट करेंगे कब रिपेल करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर करंट दोनों वायर के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास दो वायर है, एक में I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक में I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक। अब दोनों स्ट्रेट लाइन वायर है तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितने कितनी होगी? तो स्ट्रेट लाइन वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2πr। तो B1 की वैल्यू हो गई μ0I1/2πr, और B2 की वैल्यू हो गई μ0I2/2πr। अब आप फोर्स के लिए वैल्यू लगा दीजिए। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? BIL sin थीटा। तो अगर आप F21 लगाते हैं तो दूसरे वायर पे जो फोर्स लग रहा है पहले की वजह से वो किसकी फील्ड में रखा हुआ है? पहले वाले वायर की। उस वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही है? I2। उस वायर का लेंथ कितना है? L। तो जो फोर्स F21 हो गया उसकी वैल्यू क्या हो गई? B1I2L। सिमिलरली फोर्स F12 की जो वैल्यू हो गई, ठीक, वो वैल्यू कितनी है? B2I1L। ठीक है। अब B1 और B2 दोनों की हमें वैल्यू पता है, ऊपर लिखी हुई है। ये वैल्यू उठा के आप इसके अंदर पुट कर दो तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आ गया ये वाला। यानी कि जो फोर्स का फॉर्मूला F12 का आ रहा है वही फोर्स का फॉर्मूला किसका आ रहा है? F21 का। क्या आ रहा है फोर्स का फॉर्मूला? तो फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है μ0I1I2 इंटू L/2πr। अब ये वाला जो L है अगर उसको आप F के नीचे कर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? μ0I1I2/2πr। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला। ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला कितना? μ0I1I2/2πr। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है μ0/2πr इंटू I1I2। अब यहाँ से अगर I1I2 की वैल्यू को हम 1 पुट कर दें, यानी हम I1I2 की वैल्यू को 1 एम्पियर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर इसमें हम I1I2 की वैल्यू को 1 पुट करते हैं और दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर करते हैं, तो तारों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू आएगी निकल करके μ0/2π, जिसका अल्टीमेट मतलब क्या हो गया? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अगर दो तारों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो और दोनों तारे वैक्यूम में रखे हों और एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के फोर्स से करते हैं, तो तारों में फ्लो करने वाली जो करंट है वो कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर की कहलाएगी। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, हाईली इंपॉर्टेंट। 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है?
तो 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अगर दो तारों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो, दोनों तार वैक्यूम के अंदर रखे हो और दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के फोर्स से करते हैं, तो उस सिचुएशन में तारों में फ्लो करने वाली जो करंट है 1 एम्पियर की। अगला आर्टिकल आता है तुम्हारे पास, टॉर्क होना रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है और उस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर आपने करंट फ्लो करा दिया और ऐसी लूप को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो लूप मैंने ले लिया पी क्यू आर एस, इस लूप के अंदर आपने करंट फ्लो कराया। तो जैसे ही आप इस लूप के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो करने की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लूप पर क्या लगता है, फोर्स। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे दोनों। ये वाला फोर्स कॉइल को इधर घुमा देगा और ये वाला फोर्स कॉइल को इधर घुमा देगा, जिसकी वजह से कॉइल इस एक्सेस के अबाउट घूमना शुरू कर देगी। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लूप का एरिया कितना हो गया, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सही है। तो ये जो चीज है ब्रेथ वाला पार्ट, इसको यहाँ ज्यूम कर लिया। इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, यानी इतने हिस्से पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, जिसकी वजह से ये लूप जो है वो इस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, बी आई एल के इक्वल। अब जितना फोर्स इस वाले वायर पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस वाले वायर पे भी लग रहा है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए हमें करना होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी साइन थीटा। सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। सही है, ये हो गया फोर्स। फोर्स ऐसे ही तो लग रहा है, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीओ। तो पीओ की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से कितनी हो गई, बी साइन थीटा। इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिए और एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली है, बी आई एल। सही है। तो जैसे ही आप इसके अंदर पुट करते हैं, तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा बी आई एल इंटू बी साइन थीटा। और लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगा, कॉइल के एरिया के हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये जो कॉइल है ये एन टर्न्स की है, सही है, इसमें कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स है, तो आपके पास जो टॉर्क के लिए फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, बी आई इंटू एन ए साइन थीटा। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, बी आई एन ए साइन थीटा। अगर एन टर्न की कॉइल है तो, अगर एन टर्न की कॉइल है तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, बी आई एन ए साइन थीटा। इन जनरल जो यहाँ फॉर्मूले के अंदर ए एन आई वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये ए एन आई वाला जो पार्ट होता है वो होता है कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट। कॉइल के मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन आई। तो उसको उठा के आप एम पुट कर दो, तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला कितना आ गया, एम बी साइन थीटा, या आप बोल लो एम क्रॉस बी। सिमिलरली अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चक्कर काट रहा है, तो डेफिनेट सी बात है करंट ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये भी एक कॉइल होगा जिसमें करंट फ्लो कर रही है। तो जो एटम है उसका भी अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो एटम का जब खुद का डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं तो उस चीज को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इस चीज को, बोहर मैग्नेटॉन। इस बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कैसे निकलती है, तो निकालने के लिए करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल को कवर करने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको उठा के टी के अंदर पुट कर दीजिए, तो करंट के लिए फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ईवी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। तो करंट के लिए फॉर्मूला आ गया ईवी अपॉन 2 पाई आर। कॉइल भी खुद एक डाइपोल मूवमेंट है, और मान लीजिए एक ही ऑर्बिट है, तो टर्न की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 1। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ए एन आई। एन की वैल्यू 1 है तो बचा क्या, आई इंटू ए। कॉइल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और आई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है ऊपर, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। पूरे को सॉल्व करेंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई वी आर अपॉन टू। क्या वैल्यू आ जाएगी, ई वी आर अपॉन टू। सही है। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप क्या करो कि ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर ले लो एम और नीचे ले लो एम। ठीक है। तो ऊपर नीचे आप जैसे ही एम का मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी निकल करके, वो आ जाएगी ई अपॉन 2 पाई एम ई इंटू एल। सही है, क्योंकि ये जो एम बी आर हो गया ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एल से।
अब बोर के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है एन एच अपॉन टू पाई के। इस वैल्यू को उठा के इस एंगुलर मोमेंटम के अंदर डाल दीजिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एन एच ई अपॉन फोर पाई एम ई, एन एच ई अपॉन फोर पाई एम ई। अब अगर ये आप पहले ऑर्बिट के लिए निकालते हैं, तो पहले ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू उसमें वन पुट कर दीजिए, तो कम से कम मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का आएगा पहले ऑर्बिट में घूमने की वजह से वो आ जाएगा एच ई अपॉन फोर पाई एम ई, जिसकी वैल्यू जो आती है वो पहले ऑर्बिट के लिए आती है 9.27 टू 10 की पावर माइनस का 24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अगला टॉपिक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर दो बड़े मैग्नेट लिए जाते हैं कॉनकेव पोल पीसेस के, उनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी जाती है। सही है, ये रखी हुई है कॉइल जिसमें टर्न्स के नंबर कितने हैं, एन। इस कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से बाईपास हो रही है करंट। तो जैसे करंट हम इस कॉइल में फ्लो कराते हैं, तो फ्लो कराने पर इतने हिस्से में करंट नीचे की तरफ है, इतने हिस्से में करंट ऊपर की तरफ है, तो इस हिस्से पे फोर्स ऐसे लगा, इस हिस्से पे फोर्स ऐसे लगा। ये फोर्स कॉइल को ऐसे घुमा देगा, ये ऐसे घुमाना शुरू कर देगा, तो कॉइल इस एक्सेस के अबाउट घूमना शुरू करेगी। तो करंट पास कराती ये कॉइल जो है वो घूमेगी, और इस कॉइल से एक निडल अटैच होगी, तो निडल के अंदर क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन। तो करंट पास करेंगे तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि करंट कैरिंग कॉइल when placed in external magnetic field experience torque। जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, बाकी क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज करी हैं तो वो सारे नाम लिखे हुए हैं इसमें। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का, जो कहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट पर, टॉर्जनल हेड के ठीक नीचे। ठीक है, इस वायर का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि इसी वायर की वजह से कॉइल की सेंसिटिविटी जो है वो डिसाइड कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो टॉर्क के लिए फॉर्मूला आया वो कितना आया, एन टर्न की कॉइल के लिए बी आई एन ए साइन थीटा। मैक्सिमम कितना टॉर्क मिल सकता है, तो थीटा कितना पुट कर दिया, 90। जब थीटा 90 डिग्री हो तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, रेडियल फील्ड। अगर क्वेश्चन में कभी भी रेडियल वर्ड बोल दे तो मतलब ये होता है कि घूमने के लिए जो टॉर्क है वो मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बी आई एन ए, बी आई एन ए, ये हो गई मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। अब जैसे ही कॉइल घूमेगी तो नीचे जो डायग्राम में स्प्रिंग लगी हुई थी वो स्प्रिंग भी घूमना शुरू कर देगी, रोटेट करेगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो मैक्सिमम ट्विस्ट कितना आया वायर के अंदर, इसकी वैल्यू को बोलते हैं फाइव। इस टॉर्क को अपोज करने के लिए एक और टॉर्क स्प्रिंग प्रोवाइड कर देता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। और इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो होती है के फाइव के इक्वल। इसके इक्वल होती है के फाइव के इक्वल। इसमें के का मतलब होता है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अब ये कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क। और ये वाला कौन सा टॉर्क है, तो ये वाला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कितने टॉर्क हो गए, दो। जिस पॉइंट पर दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो हमने यहाँ पर यही किया, इक्विलिब्रियम पे के फाई की वैल्यू को बी आई एन ए के इक्वल कर लिया। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल ली, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आई की वैल्यू आ गई निकल करके के फाई अपॉन एन बी ए। अब इसमें से के अपॉन एन बी ए इतना जो फैक्टर है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं जी से। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस जी की क्या वैल्यू बताई है मैंने, तो इस जी की वैल्यू है के अपॉन एन बी ए। तो अगर ये कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल किसके हो गया, फाई के। फाई का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन। यानी कि कॉइल में डिफ्लेक्शन जो आएगा वो तभी आएगा जब कॉइल में आपके पास करंट करंट अगर करंट की वैल्यू जीरो करने में कॉइल में डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा तो ये कंडीशन कहलाती है डेड बीट। दिस कंडीशन इज नोन एज डेड बीट कंडीशन। तो डेड बीट का मतलब होता है करंट जीरो करने पर कॉइल पे भी डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमने जो करंट के लिए फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, तो हमने जो करंट के लिए फॉर्मूला निकाला वो निकाला के फाई अपॉन कितना, एन बी ए। अब यहाँ से हम दो बातें निकालते हैं, पहली करंट सेंसिटिविटी और दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, फॉर्मूला इंटरचेंज कर दो, फाई एस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का
एन बी ए अपॉन के। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया एन बी ए अपॉन के। अगर आप इन तीनों को बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ तो जाएगी, लेकिन हमारा जो गैलोमीटर होगा वो कैसा हो जाएगा, बल्कि। इसलिए एक लिमिट तक ही इसे बढ़ाया जाता है। तो फिर आई एस की वैल्यू को जो बढ़ाने का तरीका होता है वो होता है के की वैल्यू कम करने। तो आई एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और के जिस वायर का सबसे कम होता है उस वायर का नाम होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। इसलिए सेपरेटर्स के अंदर फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसी के लिए के की वैल्यू सबसे कम होती है। अब एक बार जब आप करंट सेंसिटिविटी निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में निकालनी होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने का तरीका क्या है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाता है। सही है। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बताया था? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। वी की जगह आपने आई इंटू आर पुट कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला तो वही है जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कितना आ गया? एन बी अपॉन के इंटू वन अपॉन आर। ये आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला।